औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद है और मैं एक मौलिज हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बक़ाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एक तरह से माहिर हूँ मुख्तलिफ़ बीमारियों का। और एक ख़ास हिस्सा मरीज़ों का ऐसा है जो कि ज़ियाबेतीस या उर्फ़ आम में शक्कर के मर्ज़ में मुब्तला है। तो ये गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक आम नाज़िर को, एक आम सुनने वाले को पता चले कि शुगर का मर्ज़ क्या है, इससे कैसे बचा जाए, और अगर हो जाए तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और ये किस तरह से ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। दूसरा हिस्सा ये है कि जो इससे इस वक्त मुतासरा मरीज़ हैं कि वो रमज़ान की आमद है कि उसमें इस सिलसिले में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये शक्कर या शुगर का मर्ज़ या ज़ियाबेतीस ये कोई आज की बीमारी नहीं है। ये तकरीबन समझ लीजिए कि कोई 70 ईस्वी में, यानी तकरीबन कोई 1950 साल पहले मर्ज़ का नाम दरियाफ्त हुआ है। मर्ज़ तो पहले ही था, ठीक है। एक यूनानी डॉक्टर था जिसने ये बताया था कि साहब एक ऐसा मर्ज़ आ गया है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, मुँह का खुश्क होना, प्यास बार बार लगना, बार बार पेशाब का आना, भूख बढ़ जाना और वज़न का कम होना और कमज़ोरी होना, जो कि ज़हनी भी होती है, जिस्मानी भी होती है और जिनसी भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखा गया, तो अब मैं ये पैगाम इस हवाले से देना चाहता हूँ कि देखने में ये आया है कि जब से इंसान ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना शुरू किया है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि जिसमें शक्कर शामिल है, क्योंकि शक्कर एक कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें कुदरत के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस करने के बाद, यानी ये एक फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ है। और हमने ये देखा है कि वो तमाम चीज़ें जो कुदरती नहीं है वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो जिन जिन चीज़ों में शक्कर का इस्तेमाल हुआ है वो तमाम की तमाम जो हैं, जो हमें तवानाई की ज़रूरत है उससे ज़रूरत से ज़्यादा न सिर्फ तवानाई पहुँचाती हैं, बल्कि ये कि ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई जो है वो चर्बी की सूरत में और मोटापे की सूरत में जिस्म में जमा होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि तमाम आम लोगों से जो सेहतमंद रहना चाहते हैं वो सबसे पहले खाने की जो मकदार आजकल हमारे यहाँ जवानों में, नौजवानों में, अधेड़ उम्र के लोगों में है, वो उसको कम किया जाए। हमें मजहबी तौर पे भी बताया गया है कि हमें जितनी भूख है उसका 1/3 खाना चाहिए। और ये बात रिसर्च से साबित हो गई है कि अगर हम अपनी हरारों की मकदार या कैलोरीज़ की मकदार अगर 1/3 से यानी 30% से 40% तक रखें जितनी कि आम है, तो हमें किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं होगी और शुगर और मोटापा वो सबसे ऊपर है। ये एक बात हो गई पहली। तो पहली बात ये होगी हमें खाने की मकदार को कम करना है। अब कौन कौन से खाने ऐसे हैं जो हमें बराह रास्त नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो तमाम खाने जिनके अंदर के शुगर का अंसर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो तमाम मीठी चीज़ें, चाहे वो हमारी आम मिठाइयाँ हों, चाहे वो मिठाइयाँ दूसरे मुल्कों की हों जैसे चॉकलेट और दूसरी चीज़ें, और इसके अलावा मशरूबात। इसलिए कि मशरूबात जो हैं वो जो कुदरती फलों का अरक है, और हम कुदरती फल इस्तेमाल करें तो ना हमें ज़ियाबेतीस होगी, ना हमें मोटापा होगा और ना उसकी पेचीदगियाँ होंगी, ठीक। लिहाजा इसकी मिसाल मैं ऐसे दे दूं कि अगर आपको कहा जाए कि आप सेब इस्तेमाल करें, सेब खा लीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेब खा सकेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या आप सेब का रस पिएंगे, तो हो सकता है आप 1.5 गिलास पी लें, जो कि तकरीबन 8 से 10 सेब पर मुश्तमिल है, जो कि आप 3 दिन तक नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये चीज़ें, फिर वो तमाम बेकरी की अशिया, कन्फेक्शनरी के आइटम जिनके अंदर में इनका अंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पहुंचाते हैं। हमने देखा है जो कुदरती चीज़ें हैं जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं और गोश्त है, ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं कि ये बात बताई गई है कि शायद गोश्त ज़्यादा खाने से तकलीफ़ें होती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अब ये बात साबित हुई है कि गोश्त खाने से इंसान सेहतमंद रहता है, और बुनियादी चीज़ यही है कि जो खाना आजकल जितना हम लोग खा रहे हैं उससे हमें कम खाना चाहिए। अब मैं ये बात बता देता हूँ कि ये वो तदाबीर मैंने बताई हैं कि जिसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप सेहतमंद रह सकें, और जो मरीज़ हैं वो अगर इस तरह से इसको अपनाएंगे तो वो उनकी शक्कर की बीमारी बेहतर कंट्रोल होगी। अब इसके साथ दूसरा अहम नुक्ता जिससे कि
اس پر قابو آسانی سے پایا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے اس کو ہضم کیا جائے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو روزانہ زیادہ تر پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ اس کی کچھ میں باتیں ایسی بتا دوں کہ جیسے اگر آپ کو تیسری منزل جانا ہے تو بجائے لفٹ پہ سیڑھی سے جائیے۔ اگر آپ کو تھوڑی دور تک کسی دکان سے کچھ سودا خریدنا ہے تو کار پہ جانے کے بجائے آپ پیدل جائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر انسان دن میں 10,000 قدم چلتا ہے تو اس کو کسی قسم کی بیماری، جس میں شکر کی بیماری، دل کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں، وہ اس کو نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری اہم بات ہو گئی۔ اب اگر ان دو چیزوں کے باوجود اگر آپ کی یہ بیماری نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنے معالج سے مشورہ کر کے ادویات پہ آنا ہوگا۔ ہر قسم کی ادویات موجود ہیں، اور وہ ادویات ہمارے ملک میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جو کہ وزن کو کم کرتی ہیں، یا وزن پہ ان کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جو تھوڑے سے وزن کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور بتدریج آپ کی شکر بڑھتی جائے گی تو پھر ان کی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں 4 عوامل ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 نقطے یا 4 انسانی جسم کے حصے ایسے ہیں بہت بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بینائی ہے یعنی آنکھیں، دل ہے، ٹھیک، تیسرا گردہ، اور چوتھی اہم ہے ہماری رگیں، ہمارا اعصابی نظام، ہماری نروس، ٹھیک۔ 5ویں چیز جو ہے وہ ہے ہماری شریانیں، جو کہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ ہمارے پاؤں سن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں خارش سے شروع ہو گئی، ان میں سے آگ نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر نے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب دوران خون کمزور پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے نظر کا کمزور ہونا اور کبھی کبھی دل کا عارضہ ہونا، وہ اگر آپ کی شکر قابو میں نہیں ہے تو سمجھ لیجئے، ٹھیک، تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے اور اس سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنے معالج کے رابطے میں رہیے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کن ادویات پہ آپ کو رہنا ہے، اور یہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کے کھانے پینے کا انداز اور انداز زندگی کیسا ہے تاکہ وہ آپ کو مدد کر سکے۔